गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेज में। कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है अपनी लास्ट क्लास चल रही थी पीडियाट्रिक के अंदर, हम इम्यूनाइजेशन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो इम्यूनाइजेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज कैसे करते हैं? उसके लिए हम कुछ प्रोडक्ट जैसे वैक्सीन वगैरह हो गई, बाहर से एंटीबॉडी हो गई, हाँ, या मदर से बच्चों को एंटीबॉडी मिल रही है, इस तरीके से बच्चे की इम्यूनिटी इंक्रीज होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? इम्यूनाइजेशन कहते हैं। एंड इम्यूनिटी का मतलब पड़ा था कि हमारी बॉडी का वो रेजिस्टेंस पावर जो किसी बैक्टीरिया की वजह से हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट डिफेंस का काम करती है, उसे हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में इसमें डिस्कस किया था। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमने जो इम्यूनिटी के हमने क्लासिफिकेशन पढ़े थे उसमें इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो उसके अंदर एक टर्म्स आया था वैक्सीनेशन। क्योंकि हमें पता होता है कि जो जो आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो बच्चों को वैक्सीनेशन से मिलती है, ये हमें पता है। तो वैक्सीनेशन क्या होता है? कौन से साइंटिस्ट थे इन्होंने जिसको वैक्सीनेशन को डिस्कवर किया था? वैक्सीन क्या होती है, कितने टाइप की वैक्सीन होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो पैसेंस बनाए रखना, हर एक वर्ड समझ में आएगा, ट्रिक्स भी होंगी कुछ जो आपको याद रखनी होंगी। तो क्लास को हम शुरू करते हैं। ओके गाइस, नाउ तो आज की अपनी क्लास किस पे है? वैक्सीनेशन पे है। वैक्सीनेशन पे अपनी क्लास है। तो देखिए वैक्सीनेशन की जो सिंपल सी डेफिनेशन बनती है, वैक्सीनेशन की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या होती है कि एक ऐसी प्रोसेस होती है वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, ये क्या होती है? प्रोसेस होती है। तो इट इज ए प्रोसेस टू प्रोवाइड या फिर एडमिनिस्टर वैक्सीन की एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हम वैक्सीन प्रोवाइड करवाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन कहते हैं। तो बताओ यहाँ तक क्लियर है ना सभी को कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम किसी पर्सन को वैक्सीन प्रोवाइड करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? टू डेवलप इम्यूनिटी, ताकि उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो सके। इम्यूनिटी क्या होती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस पावर होता है इम्यून बॉडी का, उसे हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। सिंपल से डेफिनेशन, एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हम वैक्सीन देते हैं, क्या करने के लिए? इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? वैक्सीन कहते हैं। बोलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब इसके बाद में जो वैक्सीनेशन है वो साइंटिस्ट कौन थे? तो क्वेश्चन ये बन के आता है, जो वैक्सीनेशन है इसके जो फादर थे, फादर ऑफ वैक्सीनेशन, वो जाने जाते हैं एडवर्ड जेनर को। देखो डायग्राम दिख रहा होगा, दिल्ली एम्स है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कर सकता है कि जो आपको ये इमेज दिख रहा है वो कौन से साइंटिस्ट का है। तो फादर ऑफ वैक्सीनेशन, आराम से पढ़ा रहा हूं और नोट करते जाना। फादर ऑफ वैक्सीनेशन वो हम कहते हैं एडवर्ड जेनर को हम फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहते हैं। यहां तक क्लियर है ना सभी को कि फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन कहलाते हैं? एडवर्ड जेनर कहलाते हैं। एंड फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी हम एडवर्ड जेनर को ही कहते हैं। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में बनते हैं। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी वो भी क्या कहलाते हैं? आपके एडवर्ड जेनर ही फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहलाते हैं। तो बताइए आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं यहाँ से? तो सबसे पहले आपसे डेफिनेशन पूछ ले, तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन। एंड ये पूछे हुए क्वेश्चन है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर। तो देखिएगा यहाँ से एक टर्म निकल के आया है वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है इसके बारे में भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा। तो देखिएगा वैक्सीन क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि वैक्सीन, तो वैक्सीन एक आपका बायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है। वैक्सीन एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है जो किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। बायोलॉजिकल सब्सटेंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हो गए, क्या होता है उन्हीं को हम अपनी बॉडी के अंदर डाल के अपनी इम्यूनिटी को हम एक्टिव करते हैं,
उसके अगेंस्ट सेंसिटाइज करते हैं, ताकि अगर वो बैक्टीरिया इन फ्यूचर अपनी बॉडी में एंटर करता है तो अपने को अपनी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट कर सके, डिफेंस कर सके। उसे हम क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन, या उसे हम कहते हैं वैक्सीन। तो वैक्सीन की डेफिनेशन सिंपल सी है। वैक्सीन क्या है, इट इज ए बायोलॉजिकल सब्सटेंस। वैक्सीन क्या है, यह एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस है। वैक्सीन एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि जो फादर ऑफ वैक्सीन कौन थे। ठीक है, वो तो हमने पढ़ लिया वैक्सीनेशन। दोनों में डिफरेंस याद रखना, पहले कह रहा हूं दोनों में डिफरेंस याद रखना, कंफ्यूज होते हैं वैक्सीनेशन और वैक्सीन। तो फादर ऑफ वैक्सीन कौन है, फादर ऑफ वैक्सीन, नोटबुक साथ में रखना, लिखते चलना, ये सब चीजें बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं। फादर ऑफ वैक्सीन कहलाता है लुईस पास्चर को फादर ऑफ वैक्सीन भी कहते हैं। लुईस पास्चर को फादर ऑफ वैक्सीन भी कहते हैं। तो वो कौन है, लुईस पास्चर को हम फादर ऑफ वैक्सीन भी कहते हैं। लुईस पास्चर फादर ऑफ वैक्सीन कहलाते हैं। एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी आपके लुईस पास्चर कहलाते हैं। डायग्राम देख लो कि कैसे है, तो कैसे दिखते हैं आपके लुईस पास्चर, तो वो देख लो आप। जो आपके लुईस पास्चर है वो फादर ऑफ वैक्सीन कहलाते हैं। एंड फादर ऑफ वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर कहलाते हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर को कहते हैं। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी जो एडवर्ड जेनर कहलाते हैं। एंड फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी ध्यान रख लो, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी वो कहते हैं हम किन्हें, वो कहलाते हैं आपके रॉबर्ट कोच। कोच डिजीज मुझे कमेंट में आंसर करो, कोच डिजीज कौन सी डिजीज का नाम है, कोच डिजीज कौन सी डिजीज को कहते हैं। ठीक है ना, आप मुझे कमेंट में आंसर करोगे कि कौन सी डिजीज है जिसका नाम कोच डिजीज भी कहलाता है। ओके, कमेंट में आंसर करोगे मुझे। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हम किसे कहते हैं, रॉबर्ट कोच को। माइक्रोबायोलॉजी आपका लुईस पास्चर हो गया। एंड लुईस पास्चर ने पास्चुराइजेशन की टेक्निक दी थी। कौन सी टेक्निक दी थी, लुईस पास्चर ने पास्चुराइजेशन की टेक्निक दी थी। पास्चुराइजेशन, ये टेक्निक यूज करते हैं मिल्क को स्ट्राइल करने के लिए। ये टेक्निक यूज करते हैं मिल्क को स्ट्राइल करने के लिए। इसके अंदर 3 मेथड यूज करते हैं, होल्डर मेथड, आश मेथड एंड स्टोर मेथड। होल्ड मेथड, आश मेथड एंड स्टोर मेथड। ठीक है ना, देखो यहीं पे समझा देता हूं मैं। जो होल्डर मेथड होता है उसके अंदर 60 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट। एंड जो आश मेथड होता है उसके अंदर, आश मेथड के अंदर होता है आपका 72 डिग्री फॉर 20 सेकेंड। 72 डिग्री फॉर 20 सेकेंड, ये भी क्वेश्चन बनता है। एंड जो स्टोर मेथड होता है, स्टोर मेथड होता है उसको हम करते हैं आपके यहाँ से 18 डिग्री फॉर 10 आवर्स। 18 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 आवर्स। 18 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 आवर्स, ये सब सेल्सियस में है। तो ये आपका पास्चुराइजेशन के बारे में बात हो गई। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो इस पास्चुराइजेशन टेक्निक में भी सर्वाइव कर सकता है। तो कोक्सिएला बोर्टुनी होता है वो यहाँ पे आपके सर्वाइव कर सकता है। कोक्सिएला, कोक्सिएला बोर्टुनी होता है वो यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है इस टेक्निक पे। मतलब आप दूध को गर्म कर रहे हो तो ये बैक्टीरिया किल नहीं होगा, ये बात कहना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो आ जाइए हम कहाँ पे हैं, वैक्सीन पे हैं। वैक्सीन के बारे में बता चुका हूँ, बायोलॉजिकल सब्सटेंस है जिसके फादर ऑफ वैक्सीन है लुईस पास्चर। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर को कहते हैं। तो अब आपके यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जो सबसे पहले जो वैक्सीन थी किन्होंने खोज की थी, सबसे पहले वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी एंड कौन सी वैक्सीन को डिस्कवर किया था, ये क्वेश्चन बन के आता है। देखो ये जो टॉपिक है आपके कम्युनिटी में भी पूछा जाता है, पहले भी कहा हूं मैं,
कम्युनिटी में भी एंड आपके पीडियाट्रिक के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। सो दोनों का कॉम्बो टॉपिक है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या डिस्कस कर रहे थे हम। जो अपना सबसे पहली वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी, तो जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है, वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। कब? इन 1798। दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है। सबसे पहली वैक्सीन कौन सी थी, किसने डिस्कवर की थी, 3 क्वेश्चन आ गए यहाँ से, एंड कब डिस्कवर की थी। नोट कर लेना, इंपोर्टेंट लगा लेना, 5 स्टार लगा लेना, इस पे तो पूछेगा। एंड ये वैक्सीन वाला फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे कहते हैं, फादर ऑफ वैक्सीन कौन कहलाता है, जूसी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज डिस्कवर बाय एडवर्ड जेनर इन 1978। यहाँ तक क्लियर है सभी का। इन 1978 ये आपका क्या कहलाता है, इन्होंने इस वैक्सीन को डिस्कवर किया था। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को। ओके, नाउ अब हम आते हैं, देखना अब सुनो अच्छे से। मेरे बैच का नाम था SRB बैच, जिस बैच में मैं स्टडी कर रहा था उसका नाम था SRB बैच। एंड जो मेरे बगल वाला बंदा था उसके क्या था, कोलेरा था। जो मेरे पास में बैठता था उस पर्सन को कोलेरा था, तो उसकी क्या वैक्सीन लगी थी, DPT वैक्सीन लगी थी। कब लगी थी, उसके बचपन में उसको DPT वैक्सीन लगी थी। मेरे बैच का नाम था SRB बैच, उसके अंदर एक पर्सन पढ़ता था जो मेरा पड़ोसी था, उसको क्या था, कोलेरा था, तो उसको कौन सी वैक्सीन लगी थी, DPT वैक्सीन लगी थी, ठीक है। देखो याद करने का तरीका बताया, रट मत लेना कहीं कि हाँ भाई उसको कोलेरा होगा, नहीं है ना। तो देखो, तो सबसे पहली वैक्सीन कौन सी आई, स्मॉल पॉक्स। फिर कौन सी आई, रेबीज। फिर कौन सी आई, BCG। फिर कौन से आया, कोलेरा। फिर आया डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टिटनस। तो ये सीक्वेंस है याद करने का, पूछ ले एग्जाम के अंदर। जो आपका स्मॉल पॉक्स था ये आया था 1798, एंड इनका हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे। हर एक वैक्सीन को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सो बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, स्मॉल पॉक्स, रेबीज, BCG, कोलेरा एंड DPT, ठीक है। याद करने का तरीका इस तरीके से याद रखना, या फिर याद रख लेना स्मॉल पॉक्स रेबीज से बोलता है कोलेरा लगवा ले वरना DPT हो जाएगा। मेरे गुरु ने बताया था, उनका फॉर्मूला आज भी मुझे याद है कि स्मॉल पॉक्स रेबीज लगवा ले, स्मॉल पॉक्स रेबीज से बोलता है कोलेरा लगवा ले वरना DPT हो जाएगा, ठीक है। वरना याद रखना SRB बैच में था, पड़ोसी को कोलेरा था, उसने DPT वैक्सीन लगवाई थी। अच्छे से याद रह जाएगा, ये कहानियां जल्दी याद रहती हैं क्योंकि ये, ठीक है। तो यार जो स्टूडेंट लाइव हैं वो क्लास को शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। पैसे नहीं मांग रहे हैं आपसे, छोटा सा लाइक मांग रहे हैं, फ़ोन के अंदर वेट तो बढ़ नहीं जाएगा लाइक करने से। हाँ कर दो, हाँ गाइस कर दो, लाइक कर दो एंड क्लास को शेयर कर दो। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन है, आपके जो भी व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दिया करो, ठीक है, ताकि और स्टूडेंट जुड़े। हमें भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में, थोड़ा हमारा भी जो इंसाइट होता है, जो हमारा मोटिवेशन होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, वो थोड़ा डेवलप होगा आपको पढ़ाने के लिए। कुछ बेटर कंटेंट देंगे आपको यहाँ से। सो देखिएगा, वैक्सीन की बात हो चुकी है, किसने डिस्कवर की थी। अब टाइप ऑफ वैक्सीन पढ़ते हैं। टाइप ऑफ वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन पे आ चुके हैं कि टाइप ऑफ वैक्सीन कौन कौन सी होती हैं। सो ध्यान से सुनना सभी, याद करने के तरीके बताऊंगा। टाइप ऑफ वैक्सीन, तो देखिएगा सबसे पहले 3 तरह की वैक्सीन होती है। लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्सॉइड, ठीक है। ये 3 तरीके की वैक्सीन होती है मेजरली, लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन एंड टॉक्सॉइड
वैक्सीन। जो लाइव वैक्सीन होती है उसका दूसरा नाम होता है आल्सो कॉल्ड एज एटूनेटेड वैक्सीन। एटूनेटेड वैक्सीन आल्सो कॉल्ड एज लाइव एटूनेटेड वैक्सीन। ये मोर पावरफुल देन किल्ड वैक्सीन, मतलब इनका असर बहुत ज़्यादा आता है, मोर पावरफुल होती है, लेस साइड इफेक्ट होती है इसके, ठीक है, लेस साइड इफेक्ट होते हैं, नो बूस्टर डोज रिक्वायरमेंट, इनकी बूस्टर डोज नहीं लगती है, ठीक है, एंड कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड HIV पेशेंट। ये प्रेगनेंसी एंड HIV पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है लाइव वैक्सीन। होता क्या है कि कोई भी लाइव ऑर्गेनिज्म को लिया जाता है एंड उसको किसी भी मेथड के थ्रू, चाहे से इंजेक्शन हो या ओरल हो, उसके थ्रू बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। वो लाइव रहता है लेकिन उसके जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उनको डिक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। सो क्या हुआ, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। अब क्वेश्चन आता है कि येलो फीवर होती है जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती है। येलो फीवर नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑल आर द फॉलोइंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट, क्वेश्चन पूछेगा ऑल आर द फॉलोइंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट में क्या होगा आपके पास, या तो येलो फीवर होगा या फिर किल्ड वैक्सीन में से एक वैक्सीन होगी। एंड ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है, लाइव वैक्सीन कौन कौन सी होती है, किल्ड कैंसर कौन कौन सी होती है, तो ठीक है ना। और क्या होती है इनके लिए कोल्ड चेन रिक्वायरमेंट होती है, कोल्ड चेन के अंदर इनको स्टोर किया जाता है। तो ये आपकी लाइव वैक्सीन की बातें हो चुकी हैं। इसके क्लासिफिकेशन, इसके अंदर जो कौन कौन सी वैक्सीन आती हैं वो सभी हम स्टडी करेंगे। तो और क्या होता है, देखो किल्ड वैक्सीन के बारे में भी बातें सुन लीजिए। किल्ड वैक्सीन होती है, इसको हम किल्ड वैक्सीन ही कहते हैं, ठीक है, जैसे इसका नाम होता है लाइव एटूनेटेड। तो ये होती है, ये किल्ड ही होती है ओनली, एंड ये होती है लेस पावरफुल होती है, लेस पावरफुल होती है, ठीक है। मोर साइड इफेक्ट, कैन यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड HIV पेशेंट, can use during pregnancy and HIV patient, booster dose are required, बूस्टर डोज भी इसकी लगती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है ना गाइस, यहाँ तक क्लियर है सभी को। लेस पावरफुल होती है, कैन यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है किल माइक्रोब बाई एसीटोन एंड फॉर्मेलिन। तो क्या होता है, जो बैक्टीरिया लेते हैं ना, जो बैक्टीरिया लेते हैं उसको, जो उसका हार्मफुल पार्ट होता है उसको किल करते हैं एसीटोन एंड फॉर्मेलिन से, ठीक है ना। देखो साइड इफेक्ट का जरूरी नहीं है कि साइड इफेक्ट हो ही ज्यादा, लेकिन लेस पावरफुल होती है। इस बात पे कंसंट्रेट कम करना, इस वाली बात पे, ठीक है, क्योंकि देखो इसका पावरफुल तो कम होती है इस वाली से, साइड इफेक्ट जरूरी नहीं हो ही, लेकिन इसको यूज कर सकते हैं प्रेगनेंसी में। बूस्टर डोज इसकी जरूरी होती है देना, क्योंकि इसका लेस पावरफुल होती है, इसलिए बूस्टर डोज जरूरी होती है। इसकी बूस्टर डोज जरूरी नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी ये पावरफुल होती है। एंड इसके अंदर जो माइक्रोब होता है इसको किल करते हैं एसीटोन और फॉर्मेलिन की सहायता से, ठीक है। टॉक्सॉइड वैक्सीन होती है जिसके अंदर टॉक्सिन्स यूज करते हैं। 3 टाइप इसके अंदर आती है, यहीं पे बता देता हूँ। फर्स्ट आता है टिटनस, फिर आता है डिप्थीरिया, फिर आता है बोर्टुलिज्म। तो 3 टाइप का टॉक्सिन
टॉक्सोइड वैक्सीन यूज होती है टॉक्सोइड के अंदर, टिटनस, डिप्थीरिया एंड बोटुलिज्म। बोटुलिज्म होता है वो फूड पॉइजनिंग भी करवाता है, तो ये ध्यान रखना। देखो इन सब के बारे में, अब देखो इनके एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, उसका आपको याद करना, अभी बताऊंगा तरीका कैसे याद करना है। तो पहले आप ये नोट कर लो कि लाइव वैक्सीन की क्या क्या बातें हैं, किल्ड की क्या क्या हैं, एंड टॉक्सोइड की वो एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ओके, तो अब हम देखो इसके बाद भी डिस्कस करते हैं, यहाँ तक सभी नोट कर लो। हटा दूं? तो देखो इसके अंदर एग्जाम्पल, अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि जो लाइव और किल वैक्सीन होती है उसके बीच के अंदर जो गैप रखते हैं वो 28 डेज का गैप रखा जाता है, या फिर 4 वीक या फिर 1 मंथ। देखो लिख रहा हूं मैं, गैप बिटवीन टू लाइव या फिर किल्ड वैक्सीन कितना, 4 वीक, ये ऑप्शन में ना दे रखा हो, 1 मंथ, ये भी ऑप्शन में ना दे रखा हो, तो 28 डेज। एंड ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन होते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि 0 डे बर्थ पे लगती है, फिर 6 वीक पे लगती है, फिर 10 वीक पे लगती है, फिर 14 वीक पे लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि 28 दिन का, तो 28 दिन का गैप होना चाहिए, मतलब 1 मंथ का गैप होना चाहिए। 6 वीक का मतलब होता है आपका 1.5 मंथ, 1.5 मंथ, ये होता है 2.5, ये होता है 3.5, ठीक है। तो देखिएगा 1 मंथ गैप, 1 मंथ का गैप आ रहा है सबके बीच के अंदर, इसीलिए कहते हैं वो, क्योंकि इनका जो इसी बीच इस ड्यूरेशन के अंदर इनका गैप होना जरूरी है इन वैक्सीन के बीच के अंदर, ठीक है, ताकि पर्सन को ज़्यादा साइड इफेक्ट ना हो एंड कॉम्प्लिकेशन ना देखने को मिले, क्योंकि वैक्सीन का असर रहता है 28 डेज तक, तो इसलिए इसको इतना गैप होना जरूरी है गाइस। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर। अब देखिएगा हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनना, लाइव वैक्सीन के एग्जाम्पल कौन है, वो टेबल बना रखी है, उसके नीचे ही लिखना लाइव वैक्सीन के एग्जाम्पल। तो देखो याद रखने का तरीका है, बॉय MMR TVR, ठीक है। अगर ये याद ना रखो, लिखना बॉल टेल Y MMR is live vaccine. Ball tell Y MMR is live vaccine. Ball tell Y MMR is live vaccine. यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्या बोला मैंने? ये ट्रिक है याद करने की, या तो ऐसे याद कर लो, बॉयज MMR TVR, ठीक है, या फिर याद कर लेना बॉल टेल Y MMR इज लाइव वैक्सीन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसके सबसे पहले तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो बी तो यहाँ से BOY, फिर आता है MMR, देन TVR, ठीक है। तो बी से तो आता है आपका BCG, ओ से आता है OPV, OPV में कौन सा आता है? सेबिन। 2 टाइप की होती है, इसको सेबिन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। कब किया था? इन 1957 के अंदर। ये भी क्वेश्चन बनता है, कब डिस्कवर किया था? 1957 के अंदर किया था। एंड OPV को किसने डिस्कवर किया था? सेबिन ने डिस्कवर किया था। वाई से येलो फीवर, एम से मीजल्स, मम्स, रूबेला, टी से टाइफस, टाइफाइड, वेरिसेला, और आर से रोटा, ठीक है, ये याद रखो आप। तो देखो, देख लो, अच्छे से पढ़ लो। बॉल, बी से आ गया BCG, ओ से आ गया आपका OPV, वाई से आ गया येलो फीवर,
फिर आता है आपका एम से मीजल्स, फिर एम से मम्स, रूबेला, टी से टाइफाइड, वी से वेरिसेला, एंड आता है ये आर से आता है आपका रोटा वायरस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है ना, ये वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन, इनके नाम याद रखने के ये तरीके हैं। ओके गाइस, तो अब देखो इस फॉर्म, इसके अकॉर्डिंग तो आपने ये लिख लिए। अब एक्स्ट्रा क्या क्या आ रहे हैं देखो, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसको हम देख लेते हैं। तो देखो बी से तो आ गया BCG, वाई से आ गया OPV, लाइव से आ गया आपका लाइव से आ जाता है आपका लाइव इन्फ्लुएंजा। तो देखो इसका लिख देता हूं मैं लाइव, इसका आ गया लाइव इन्फ्लुएंजा, इसका आ गया टाइफाइड, इससे आ गया आपका इकोलाई। ठीक है, इसका आ गया आपका इकोलाई, फिर से आ गया आपका एल से लाइव प्लेग। इसको आप अलग से लिखना, इस वाले को भी अलग से लिखना, एक्स्ट्रा है जो बता रहा हूँ। वाई से आपका येलो फीवर, मीजल्स, मम्स, रूबेला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, 3 एक्स्ट्रा मिल गया हमको। ठीक है ना, तो देखिएगा, एंड यहाँ पे जो आपका कोलेरा होता है, वो भी आपका लाइव वैक्सीन में ही इंक्लूड होता है। तो ये सब आपको याद रखने हैं लाइव वैक्सीन में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी लाइव वैक्सीन नहीं है। एक देखिए रखेगा आपको, किल्ड वैक्सीन से या तो किल याद कर लो या फिर लाइव याद कर लो, अच्छी बात है, सब कुछ याद कर लो। ठीक है, टाइम लगेगा याद करने में, कोई इतना हार्ड है नहीं, जितना डिफिकल्ट आप समझोगे है नहीं, उतना आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को लाइव वैक्सीन। अब हम मूव करते हैं किल्ड वैक्सीन पे। इनके बारे में सेपरेट और डिस्कस करेंगे कि येलो वैक्सीन कहाँ क्या कितनी डोज पे लगती है। अभी आपका जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आने वाला है थोड़ी देर में, तो अब आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी वैक्सीन कैसे लगती है, कितने रूट पे लगती है, कितना डोज देते हैं, कौन सा साइट होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे किल्ड वैक्सीन के बारे में। तो याद रखना 3P 2T HR। ठीक है, देखो 3P से 3P लिख दूं मैं, 2T लिख देता हूं, HR लिख देता हूं। बताओ किसी को डाउट हो तो इसके अंदर 3P 2T HR। तो इससे याद रखना पोलियो इंजेक्टेबल, या फिर मैं लिख सकता हूं OPV। कौन सा साल कब डिस्कवर किया था, 1954 के अंदर। पर्टूसिस, प्लेग। ठीक है, पर्टूसिस हो गया, प्लेग हो गया, ओके, पर्टूसिस हो गया, प्लेग हो गया, टाइफाइड। अब किसी को दिमाग में आ रहा होगा कि सर टाइफाइड वहाँ भी था, यहाँ भी है, वो था, वो जो वाले हम अभी डिस्कस किए वो ओरल देते हैं, एंड जो देते हैं इंजेक्टेबल देते हैं। ये सब इंजेक्टेबल जाते हैं, इनके इंजेक्शन आते हैं। ठीक है ना, प्लेग के भी इंजेक्शन आते हैं, इंजेक्टेबल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, वहाँ पे तो लाइव प्लेग था जो ओरल जाएगा, ये जाएगा जो आपका इंजेक्टेबल है। इंजेक्शन आते हैं इनके। पर्टूसिस, पोलियो, ये भी इंजेक्टेबल है। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं OPV नहीं आएगा, सॉरी IPV आएगा, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, इसको हम कहते हैं साल्क। ठीक है ना, सॉरी उसके लिए। फिर आता है आपका हिब, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरियल डिजीज है, एक वायरल डिजीज नहीं है। मैंने क्वेश्चन भी किया था, कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहे थे, वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज ए बैक्टीरियल डिजीज। क्वेश्चन आता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एंड नन ऑफ दिस। फिर आता है हेपेटाइटिस बी, ये भी क्या आपका किल्ड वैक्सीन है। एंड देन लास्ट इज रूबेला। एंड ये रूबेला कंफ्यूज करता है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है आपके। रूबेला देके रखता है कि ऑल आर द फॉलोइंग लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट के अंदर आपका रूबेला जरूर होता है, क्योंकि ये थोड़ा लगता है लाइव वैक्सीन जैसा। तो रूबेला को ध्यान रखना, ये कौन सा है आपका किल्ड वैक्सीन में इंक्लूड होता है। और हमने बात कर ली टॉक्सॉइड की, तो ये टॉक्सॉइड हो गए आपके। तो बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है तो, एंड यहाँ से जापानी एनसेफेलाइटिस और ऐड कर लेना, एक जापानी एनसेफेलाइटिस, ये भी आपका किल्ड वैक्सीन के अंदर ही आता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब हम डिस्कस करते हैं, ये लिख लेना है टेबल के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं कंबाइंड जो पेंटावेलेंट प्रोग्राम है,
पेंटावेलेंट प्रोग्राम भी साथ ही देख लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर 5 वैक्सीन को इंक्लूड किया गया है एंड वहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी वैक्सीन तो किल्ड है, कौन सी लाइव है, कौन सी टॉक्सॉइड है। तो देखो उसमें तीनों ही वैक्सीन आती है पेंटावेलेंट प्रोग्राम में। तो 3 टाइप की तो डिस्कस कर ली, अब 4th पे जा रहे हैं, कंबाइंड वैक्सीन। ये टॉपिक थोड़ा रटने वाला है यार, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया क्या क्या होता है, रटने वाला है, 2-3 बार देखोगे याद हो जाएगा। कंबाइंड वैक्सीन में आता है आपका पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट में आता है आपके DPT 2 है, याद रखने का तरीका याद रखना, DPT 2 है, ठीक है। डी से याद रखना डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस, हिब एंड हेपेटाइटिस बी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है ना, ओके। अब हम आते हैं, देखो डिप्थीरिया अभी हमने डिस्कस किया था कि जो टॉक्सॉइड वैक्सीन है वो 3 होती थी, याद रखने का तरीका याद रखना, मैंने 13 दीवाना बनूंगा, ठीक है। ये क्या है, टॉक्सॉइड को याद रखने का तरीका है, ओके। मेरे अकॉर्डिंग तो बता रहा हूँ, 13 दीवाना बनूंगा, टी से याद रखना टिटनस, डी से याद रखना डिप्थीरिया, बी से याद रखना बोटुलिज्म, ठीक है ना। तो देखो डिप्थीरिया क्या है, आपकी टॉक्सॉइड वैक्सीन है, ठीक है। टॉक्सॉइड 13 दीवाना बनूंगा, ये याद रखना, डिप्थीरिया टॉक्सॉइड वैक्सीन है एंड जो पर्टूसिस है ये किल्ड वैक्सीन है। ये भी क्वेश्चन पूछता है इसलिए बता रहा हूँ। टिटनस है जो आपका एक टॉक्सॉइड वैक्सीन है, ठीक है। एंड जो हिब है ये भी आपका किल्ड वैक्सीन है एंड ये भी आपका एक किल्ड वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी, देख लीजिए। एंड ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, सो लगा लेना 5 स्टार है, यहाँ के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। बता दिए मैंने सारे क्वेश्चन कैसे बनेंगे एग्जाम में। सो यहाँ तक सभी को क्लियर है ना, बताओ वैक्सीन से किसी को डाउट हो तो? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो आपको रटने ही पड़ेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इनका। ट्रिक बता दिए, याद रह जाए तो अच्छी बात है, वरना ऐसे याद कर लेना, बट याद तो करना पड़ेगा, कंपटीशन फाइट करना है तो याद करना पड़ेगा। एंड ये तो ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और CRPF में तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो बनेंगे CRPF में, ठीक है। अब हम आते हैं, देखो कल हमने डिस्कस किया था इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में, थोड़ा सा फिर से उसको रिवाइज करते हैं एंड देन फिर चलते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पे। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर है सभी को? सो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, जो न्यू स्टूडेंट है सब्सक्राइब तभी करना जब वीडियो अच्छा लगे तो। मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं कहता कि सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट अच्छा लगे, आपको यहाँ से कुछ हेल्प मिले आपके फ्यूचर आने वाले एग्जाम्स के लिए तो कीजिएगा, अदरवाइज आपको कोई फोर्स नहीं है। तो देखिएगा, हम आते हैं किस पे, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। एंड काफ़ी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, आपके कमेंट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, मैंने देखे थे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे व्यूज आ रहे हैं। एंड सबसे मोस्ट ऑफ बात है, अपनी जो वीडियोस हैं वो अपने सर्च के अंदर टॉप मोस्ट वीडियोस में आने लगी हैं, ठीक है। जो अभी अपनी CRPF की क्लासेस चल रही हैं, यूट्यूब पे इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, लेकिन अपनी जो वीडियो हैं काफ़ी टॉप पे आ रही हैं। सो ये सब आपका प्यार है एंड इसी तरह आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा, तो जल्दी से हम सक्सेस गेन कर लेंगे। ओके, अब आता है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो देखिएगा, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम सबसे पहले वर्ल्ड में कब आया था, क्वेश्चन है ये सारे लिखते जाना। वर्ल्ड के अंदर ये आया था सबसे पहले आपके 74 के अंदर, ठीक है ना। किसने दिया था? WHO ने एंड यूनिसेफ ने, ठीक है। फिर इंडिया के अंदर आया था, इंडिया में वो आया था 1978 के अंदर, प्रोग्राम का नाम था EPI, ठीक है। फिर इंडिया के अंदर इसको दूसरा नाम दिया गया था, वो दिया गया था 1985 के अंदर UPI, यूनिवर्सल प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन। तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से, ठीक है।
तो इन प्रोग्राम के तहत क्या होता है कि जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है इन्होंने बताया, एंड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंतर्गत कौन कौन सी वैक्सीन आती हैं ये अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आज फिर से आपको रिवाइज हो गया है कि ये डेट याद रखनी है, एंड इसमें यह बनेगा किसने दिया था, ईपीआई कब आया था, यूपीआई कब आया था। ये तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब आया था। 1985 के अंदर आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था। यहां तक क्लियर है सभी को। अब पढ़ लेते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा, फिर इसको अलग से सेपरेट भी डिस्कस करेंगे। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, तो देखो आपकी स्क्रीन पे एक बोर्ड आ रहा होगा, ठीक है गाइस, आपकी स्क्रीन पे एक बैनर आ रहा होगा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का, ठीक है, उसको देखो ध्यान से, शेड्यूल आ रहा है ना, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले उसके अंदर दे रखा है आपकी टीटी वैक्सीन दे रखी है, ठीक है ना, टीटी वैक्सीन दे रखी है। तो उसके अंदर क्या बता रखा है, टीटी वैक्सीन के अंदर देखो ध्यान से सुनो कि जो आपकी सबसे पहली प्रेगनेंसी के अंदर टीटी फर्स्ट डोज दिया जाता है मदर को, जो कब दिया जाता है, एज सून एज पॉसिबल होता है, वो आपकी टीटी फर्स्ट डोज दी जाती है, ठीक है ना। देन क्या होता है, टीटी फर्स्ट डोज की बात कर ली, एंड जो इसका रूट होता है वो आईएम रूट होता है टीटी का, एंड जो कहाँ लगता है, ये आपके अपर आर्म के अंदर लगता है, आईएम रूट से लगता है, टीटी फर्स्ट डोज लगती है। फिर उसके बाद आता है आपका टीटी सेकंड, एंड टीटी फर्स्ट से एक क्वेश्चन और बनता है कि टीटी फर्स्ट की मोर इफेक्टिव डोज कब लगती है, कि वो आपके सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। टीटी फर्स्ट जो कब लगता है, 16 वीक पे लगता है। ये बैनर में देखते जाना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ये जो आपके सामने दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखिएगा टीटी फर्स्ट की बात हो गई, फिर आता है टीटी सेकंड कब देते हैं, टीटी सेकंड देते हैं कि जो आपका जो टीटी फर्स्ट होता है उसके 4 वीक बाद या फिर 1 मंथ बाद आपका टीटी सेकंड लगता है, और जो टीटी फर्स्ट होता है वो आपका आईजीएम इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, जबकि आपका टीटी सेकंड होता है वो आपका आईजीजी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। ये सब हम डिस्कस भी करेंगे जब अलग से टीटी पढ़ेंगे, इसके बाद जो अपन सेपरेट डिस्कस करेंगे वैक्सीन के बारे में। इस शेड्यूल का स्क्रीनशॉट ले लेना आप। देन फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है आपका टीटी थर्ड, टीटी बूस्टर कब लगता है। टीटी बूस्टर देखो, अगर मदर प्रेगनेंसी 3 ईयर के अंदर अंदर कंसीव कर लेती है तब तो हम टीटी की कौन सी वैक्सीन देते हैं, टीटी की बूस्टर डोज देते हैं। और अगर मदर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करती है 3 साल के अंदर अंदर, तो हम फिर उसको टीटी फर्स्ट एंड सेकंड फिर से देते हैं। सब समझाऊंगा, अगर अभी समझ नहीं आ रहे तो शेड्यूल देखते जाना और सुनते जाना, ठीक है। फिर आता है टीटी फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब आता है कि बच्चे के बर्थ पे कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं। तो देखो शेड्यूल में दिख रहा होगा आपको कि बच्चे को जो एट बर्थ होता है हम बीसीजी देते हैं, हेपेटाइटिस बी देते हैं, एंड ओपीवी देते हैं। टीटी की डोज सुन लो, टीटी की डोज होती है 0.5 ml, एंड जो बीसीजी होता है उसकी हम देते हैं 0.05 ml तो देते हैं जब बच्चा बर्थ से लेके 1 मंथ तक 0.05 ml सॉरी, एंड देन इसके बाद में 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक देखते हैं 0.1 ml, ठीक है। इंट्राडर्मल देते हैं, लेफ्ट अपर आर्म के अंदर देते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को। इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसलिए पहले बोल रहा हूँ, अगर अभी भी थोड़ा सा डाउट रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझेंगे इसको। तो आप शेड्यूल पर कॉन्सेंट्रेट करते जाओ जैसे जैसे बोलता जाता हूँ। यहाँ तक क्लियर है बीसीजी के बारे में। एंड जो ओपीवी की होती हैं वो हम 2 डोज देते हैं, ओरल देते हैं, ठीक है। एंड जो ओपीवी होता है जो बर्थ पे लगता है उसको हम 0 डोज कहते हैं। एंड जो हेपेटाइटिस बी होता है 0.5 ml देते हैं, आईएम देते हैं। कहाँ देते हैं, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिडिल थाई के अंदर। दिख रहा होगा आपको जो साइट होती है वो कौन सी होती है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिडिल थाई होती है। एंड जो बीसीजी होता है वो इंट्राडर्मल देते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को। अब आता है आपका जो नेक्स्ट आता है, फिर उसमें दे रखा है आपको देखो 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक पे ओपीवी फर्स्ट लगता है। फिर जो आपका ओपीवी के बाद में आता है, ओपीवी के बाद में आता है आपका जो बीसीजी अगर आपके बर्थ पे नहीं लगता है तो बीसीजी को हम देते हैं ओपीवी फर्स्ट के साथ है, मतलब कि 6 वीक पे देते हैं और बीसीजी फर्स्ट को अगर नहीं देते तो, क्योंकि 1 साल तक दे सकते हैं। देन आता है आपका हेपेटाइटिस बी, जो हेपेटाइटिस बी होता है 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक पे दे सकते हैं।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। देन इसके बारे में डोज आपको दिख रही है सामने, 0.5 ml देते हैं, IM देते हैं, ठीक है। एंड जो आपको जो थाई के अंदर देते हैं मिडिल एस्पेक्ट के अंदर, एंड जो DPT डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस या फिर पेंटावेलेंट की बात कर लो, वही डोज रहती है 0.5 ml एंड IM लगता है, एंड 6, 10 एंड 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक पे देते हैं। फिर आ जाता है आपका मीजल्स वैक्सीन। तो मीजल होता है वो 9 to 12 मंथ तक दे सकते हैं, 9 मंथ पे देते हैं एंड 12 मंथ इसका अपर लेवल है, मतलब कि 12 मंथ तक दे देना चाहिए। एंड इसकी होती है सबक्यूटेनियस देते हैं इसको, एंड इसको दे सकते हैं हम 12 मंथ तक दे सकते हैं। एंड इसका जो बूस्टर डोज होता है मीजल्स का, उसमें नहीं है, आप नोट कर लेना, मीजल्स का बूस्टर डोज होता है 16 से 24 मंथ पे देते हैं, वही सेम डोज, सेम रूट होता है, सेम साइट होती है, ठीक है। फिर आता है आपका विटामिन ए। विटामिन ए की 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं 9 मंथ पे, फिर बाकी इसके बारे में 5 साल तक देते हैं इसको 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट एवरेज 6 मंथ के ड्यूरेशन पे, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है आपका इसके बाद के अंदर बच्चे के जो चिल्ड्रन के अंदर देते हैं वो 16 से 24 मंथ पे OPV की बूस्टर डोज लगती है, 16 से 24 मंथ पे आपके OPV की बूस्टर डोज लगती है, ठीक है। एंड जो आपका DPT की बूस्टर डोज लगती है, ओके, तो 16 से 24 मंथ पे लगती है। और फिर बाद में आ जाता है आपका देखो OPV की बूस्टर डोज ओनली सिंगल लगती है, DPT की 2 बूस्टर डोज लगती हैं। देन फिर बाद में आ जाता है आपका टिटनस, जो आप देख ही रहे हो, टिटनस को हम 10 ईयर्स पे दे सकते हैं, तो 10 to 11 ईयर्स आपका टिटनस लग जाता है। तो ये आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है गाइस, तो ये आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, और अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। तो यहाँ से अगर कोई डाउट हो तो वैसे तो हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, BCG, OPV, TT, जो आपके जितने भी वैक्सीन है सबको सेपरेटली डिस्कस करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि शेड्यूल के अलावा भी बहुत कुछ आता है इनके अंदर। सो आज के लिए तो इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट्स लगे पूछ लेना, एंड वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर होने चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह आपका प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में। सो गाइज थैंक यू सो मच।